हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। आज हम जो एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है व्रत, है ना। हमने जो है यूपी बोर्ड क्लास 10th की जो मैथ की बुक है राजीव प्रकाशन, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और उसमें जो अब करने वाले हैं, हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? व्रत। और जो व्रत जो चैप्टर है हमारा, कौन से नंबर का चैप्टर है? हमारा जो 10th नंबर का है ना। कौन सा है? 10वें नंबर का। तो चलो, आज जो हमारी जो व्रत की क्लास रहेगी वो इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। व्रत के बारे में जानकारी की व्रत होता क्या है ना। तो सारी चीजें के व्रत के अंग भाग वगैरह जो भी है तो उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बिना देरी के हुए कि व्रत होता क्या है। ठीक है, देखो, अब व्रत की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है क्या, कि व्रत क्या है। व्रत को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल, है ना। तो व्रत होता है कि व्रत एक ऐसी बंध आकृति है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं से बनी होती है। अब इसका क्या मतलब, देखो, सपोज करो कि ये कोई क्या है, एक बिंदु है। ये कोई एक बिंदु है, ये बिंदु है ना। तो इससे निश्चित दूरी पर सपोज करो यहाँ पे कोई एक बिंदु है ना। यहाँ पे कोई एक ये बिंदु है। तो इससे निश्चित दूरी का मतलब है यहाँ से इस दूरी की जो है, सपोज करो यहाँ से आर दूरी पर है। कितनी दूरी पर? आर है। तो जो इससे आर ही दूरी पर और भी बिंदु, आर ही दूरी पर और भी बिंदु, आर दूरी पर और भी बिंदु, इस प्रकार से अनंत बिंदुओं, क्या, इस प्रकार से अनंत बिंदुओं को जब आप मिला दोगे, जब आप इन सभी अनंत बिंदुओं को मिला दोगे तो एक बनेगा क्या? वृत्त। क्या बनेगा? एक वृत्त। तो सी को बोलेंगे व्रत, है ना। तो व्रत क्या बनेगा? एक व्रत बनेगा जो कि कुछ इस प्रकार का होता है हमारा। ये क्या है? मेरा एक व्रत है ना। तो जो एक सिक्का होता है, जो सिक्का होता है आपने का, से 10 रुपए का, 1 रुपए का, वो कुछ कोई भी सिक्का जो होता है वो क्या रहता है? एक वृत्ताकार रहता है, यानी कि उसका आकार कैसा है? वो वृत्त के आकार का है ना। सिक्का क्या है? हमारा एक वृत्त है। समझ रहे हो? तो वृत्त की डेफिनेशन क्या है? एक बिंदु से बंध आकृति। ठीक है। वृत्त एक ऐसी बंध आकृति है जो एक निश्चित बिंदु, बिंदु केंद्र से, अब जो निश्चित बिंदु जो हमने माना है ये वाला, वो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलेंगे इसको? केंद्र। और इससे समान दूरी पर जो बिंदु स्थित हैं, इससे समान दूरी पर जो स्थित बिंदु हैं, इन सभी को मिला दोगे तो क्या बनेगा? एक वृत्त बनेगा, है ना। तो क्या बनेगा? एक वृत्त बनेगा। ठीक है। तो रही व्रत की बात कि व्रत होता क्या है। तो चलो अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं क्या, व्रत के भागों की। व्रत के पार्ट्स, अंग कौन कौन से होते हैं, व्रत के भाग। तो सबसे पहले देखेंगे क्या होता है परिधि, फिर आता है हमारा केंद्र, फिर आता है त्रिज्या, फिर आता है जीवा, फिर आता है व्यास, है ना। तो और भी भाग हो सकते हैं। ठीक है, परिधि, केंद्र, त्रिज्या, जीवा, व्यास, ये मेनली भाग हो गए हमारे। तो आज हम जो इनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हमारा आगे क्या है। आगे सबसे पहले परिधि क्या है? परिधि, सरकमफेरेंस। तो परिधि होता क्या है? तो बात करें परिधि की, देखो, वृत्त के किनारे की कुल लंबाई ही क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। सपोज करो, देखो, ये क्या है? ये क्या है? मेरा एक वृत्त है। ये क्या है? मेरा ये वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है ना। तो इसकी जो किनारे किनारे की जो ये है ना, जो किनारे किनारे की जो है, इस तरीके से इसके किनारे किनारे चलते रहोगे तो ये जो लंबाई है ये क्या कहलाएगी? मेरी, यही मेरी क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। ये क्या है? मेरी परिधि। क्या है? इसको बोलेंगे हम परिधि, है ना। तो ये किनारे किनारे की जो होती है लंबाई, उसी को बोलते हैं हम परिधि। जैसे कि आप ग्राउंड है, कोई ग्राउंड है वृत्ताकार, है ना। कोई ग्राउंड है वृत्ताकार। अगर आप सपोज करो यहाँ से आप दौड़ना स्टार्ट कर रहे हो, इधर से दौड़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो दौड़ दौड़ के इधर से वापस उसी स्थान पर आ जाओ, है ना। तो उसी स्थान पर वापस आ जाओगे। अब जो आपने दूरी तय की है वही क्या कहलाएगी? वृत्त की परिधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वृत्त की परिधि कहलाएगी, है ना। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि वृत्त की परिधि क्या होती है। ठीक है। तो चलो अब अगला देखते हैं। अगला भाग क्या है? अब दे रखा है केंद्र। तो केंद्र क्या होता है? सेंटर। तो केंद्र की बात करें तो वह स्थिर बिंदु जिससे वृत्त की परिधि के सभी बिंदु समान दूरी पर स्थित होते हैं
है ना। देखो ये क्या है, जैसे कि आप ये पहिया देख रहे हो, क्या दिख रहे हो, पहिया। मैं आपके लिए एक व्रत बना लेता हूँ अलग से। देखो ये मैंने एक व्रत बनाया, क्या बनाया, व्रत बनाया। सपोज करो यहाँ पे जो केंद्र है इसका, ये क्या है, इसको बोलेंगे केंद्र। इसको क्या बोलेंगे, केंद्र। ये मेरा क्या है, केंद्र। और जो केंद्र होता है, जो वृत्त की परिधि है ना, वृत्त की परिधि से समान दूरी पर स्थित होता है। कहीं पे अभी लाइन खींच लो, तो ये है ना, ये दूरी क्या रहती है, केंद्र से इनकी परिधि की दूरी क्या रहती है, सेम। यानी कि आर, ये आर है तो ये भी आर रहेगी, ये भी आर रहेगी, ये भी आर रहेगी, ये भी आर, तो ये भी आर ही रहेगी। तो बोल रहा है ना कि स्थिर बिंदु जिससे वृत्त की परिधियों के सभी बिंदु क्या है, समान दूरी पर स्थित होते हैं। तो ये जो बिंदु है, इससे जो वृत्त की परिधि है, कहीं पे भी डाल लो वृत्त की परिधि पे, कोई भी लाइन खींचोगे वो समान दूरी ही की आएगी, क्या आएगी, वो समान लंबाई की ही आएगी। तो यही जो बिंदु कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। और इससे सामान्यतः हम किससे दर्शाते हैं, ओ से दर्शाते हैं। तो केंद्र को किससे दर्शाते हैं, ओ से दर्शाते हैं। अब उदाहरण देखो, उदाहरण में दे रखा है कि साइकिल का पहिया, जैसे ये साइकिल का पहिया है, ये क्या है, मेरा एक साइकिल का पहिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें जो लगी हुई है चक्की, क्या लगी हुई है, ये चक्की लगी हुई है, यही मेरा क्या है, केंद्र है। क्यों, इसमें जो ताने लगी हुई है इनको क्या बोलते हैं, तान। तो ये तान लगी हुई है ना, ये समान लंबाई की है, क्या है, समान लंबाई की है। तो तान जो होती है पहिए की, वो क्या होती है, समान लंबाई की होती है कि नहीं होती है ना। तो ये वृत्त क्या है, इसके केंद्र से क्या है, सारी जो क्या है, समान लंबाई की रहेंगी। कहीं से भी खींच लो, परिधि पे, परिधि पर कहीं पर भी खींच लो, ये सारी क्या आएंगी, समान लंबाई की आएंगी। और ये समान लंबाई की कहाँ से आएंगी, केंद्र से ही आती है। कहाँ से आती है, केंद्र से ही। तो इसी को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, केंद्र है, क्या है, केंद्र। और जो पहिए का जो पूरा ये हिस्सा है, ये क्या है, मेरा परिधि है ना। ये क्या है, पूरा पूरा हिस्सा परिधि है, ठीक है। तो क्लियर होगा ये। चलो अगला देखते हैं, त्रिज्या। अब त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या क्या है, त्रिज्या केंद्र से वृत्त की परिधि, केंद्र क्या है मेरा, ये क्या है, मेरा ये केंद्र है ना। केंद्र से ये वृत्त की परिधि है, ये क्या है, मेरी वृत्त की परिधि है, ये पूरी परिधि के किसी भी बिंदु तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। सपोज करो मैंने एक ये बनाया, क्या बनाया, वृत्त है ना। तो इसका सपोज करो ये क्या है, मेरा एक केंद्र है, क्या है, केंद्र। अब यहाँ से अगर मैं कोई भी केंद्र से परिधि पे कोई भी एक लाइन डालूं, ये डाली मैंने, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, त्रिज्या। इसको क्या बोलेंगे हम, त्रिज्या, क्या बोलेंगे, त्रिज्या। और त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल आर से, है ना। किससे दर्शाते हैं, स्मॉल आर से। तो वृत्त पे आप कहीं से भी दूरी डालो, वृत्त के केंद्र से कहीं पे भी आप डालो, यहाँ पे डालो, तो ये भी क्या कहलाएगी, मेरी त्रिज्या ही कहलाएगी। कहीं पे भी डाल लो, है ना, कहीं पे भी डाल सकते हो, ये भी डालो तो ये भी त्रिज्या है, और डालो तो, और देखो तो ये भी मेरी क्या है, देखो ये होगी त्रिज्या, ठीक है। ये भी मेरी क्या है, त्रिज्या है। ये भी मेरी क्या आएगी, देखो त्रिज्या है। ये भी मेरी क्या है, त्रिज्या है। ये सारी क्या है, ये सारी हमारी क्या है, त्रिज्या है, क्योंकि ये केंद्र से समान दूरी पर है। और ये परिधि से टकरा रही है ना। तो परिधि पर, केंद्र से परिधि पर डाली गई कोई भी रेखा या खींची गई कोई रेखा, वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, है ना। तो जैसे देखो, ये पहिए पहिया है मेरा, तो पहिए की जो रिम है, जो पहिए की रिम क्या है, ये मेरी क्या है, त्रिज्या है, क्या है, ये पहिए की जो, सॉरी रिम की जो तान है, पहिए की जो तान है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, त्रिज्या बोलेंगे। जो तान लगी हुई है ना, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या कहलाएंगी, समझे। तो त्रिज्या क्या होती है, तो केंद्र से वृत्त पर डाली गई कोई दूरी, है ना, तो कहीं पे भी डाल लो केंद्र से वृत्त की परिधि पर, ठीक है। तो क्या कहलाएगी, त्रिज्या। ओके। अब बात करते हैं जीवा। तो वृत्त की जीवा क्या है, ठीक है। तो जीवा की बात करें तो सपोज करो ये क्या है मेरा, देखो मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया, क्या बनाया, एक सर्कल बनाया। ये मैंने एक सर्कल बनाया, एक वृत्त बनाया, ठीक है। क्या बनाया, वृत्त। तो वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु, सपोज करो एक बिंदु यहाँ पर स्थित है, एक बिंदु यहाँ पर स्थित है ना। क्या, एक बिंदु यहाँ पे स्थित है, एक बिंदु यहाँ पे स्थित है। अब इन दोनों बिंदुओं को आप क्या करो, मिला दो। इन दोनों बिंदुओं को क्या करो, मिलाओ। तो ये मैंने मिला दी, है ना। तो यही मेरी क्या कहलाएगी, तो यही मेरी कहलाएगी जीवा। क्या कहलाएगी, जीवा। इसी को बोलेंगे हम जीवा, है ना।
तो क्या दे रखा है परिभाषा में, तो व्रत की परिधि के कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, जीवा। तो व्रत पे अगर कोई भी दो बिंदु हैं, क्या है, कोई भी दो बिंदु अगर आप उनको मिलाते हो तो वो क्या कहलाएगी, मेरी जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जीवा। सपोज करो ये दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु हैं, अब इनको आप मिला दो, अब इनको आप मिलाओगे, मिला दिया मैंने, तो ये क्या कहलाएगी, मेरी जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। आप चाहो तो ऐसे मिला दो, देखो इस प्रकार से मिला दो, तो ये भी मेरी क्या कहलाएगी, जीवा। ये भी क्या कहलाएगी, जीवा, है ना। तो आप चाहे जैसे मिला लो, ऐसे मिला लो, तो ये मिला लिया, तो ये भी मेरी क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी, है ना। तो वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को अगर आप मिलाते हो, परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाते हो, तो वो क्या कहलाएगी, फिर जीवा कहलाएगी। अगर आप ऐसे भी बनाते हो तो ये भी क्या है, मेरी एक जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये भी मेरी एक जीवा ही कहलाएगी। अब जीवा की बात करें, देखो नोट में लिखा है कि अनंत जीवाएं संभव है। आप चाहो तो इसमें कितनी भी जीवाएं खींच सकते हो, है ना। तो अनंत जीवाएं खींची जा सकती है, ये ध्यान रखना, बहुत विकल्प के क्वेश्चनों में पूछ लेता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको जीवा क्लियर होगा। जीवा के बाद आते हैं हम, चलो आगे। अब जीवा के बाद आते हैं व्यास। क्या है, व्यास। ठीक है, तो व्यास की हम बात करें, देखो तो व्यास की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक व्रत बनाया। क्या बनाया, मैंने एक व्रत बनाया। अब व्रत बनाए, व्रत का कोई ना कोई केंद्र होगा, केंद्र है मेरा ये, क्या है, मेरा केंद्र। ओके, अब व्रत का केंद्र है, तो व्रत के केंद्र से खींची जाने वाली जीवा, व्रत के केंद्र से अगर मैं कोई जीवा खींचूं इस प्रकार से, जो व्रत के केंद्र से गुजर के जा रही हो, कहां से जा रही हो, व्रत के केंद्र से गुजर के जा रही हो, तो उस जीवा को मैं क्या नाम दूंगा, तो उस जीवा को नाम दूंगा क्या, व्यास। क्या दूंगा, व्यास बोलूंगा, है ना। है तो ये जीवा ही, लेकिन जब ये केंद्र से होकर गुजरती है जीवा, तो उसको हम बोलने लगते हैं व्यास। क्या बोलने लगते हैं, व्यास बोलने। देखो परिभाषा क्या दे रखा है कि केंद्र से होकर जाने वाली सबसे लंबी जीवा को व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई जीवा अगर वो केंद्र से होकर जा रही है ना, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी, है ना। और यह दो त्रिज्याओं के बराबर होती है। जो व्यास होता है मेरा, व्यास जो होता है ना, वो कितने, दो त्रिज्याओं के बराबर होता है। कैसे, देखो ये जो मेरा यहाँ पे केंद्र है ना, ये क्या है, मेरा केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। और इधर देखो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या कहलाएगी, केंद्र से वृत्त की परिधि की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या, है ना। क्योंकि जो त्रिज्या रहती है वो तो समान रहती है, अगर ये आर है तो ये भी आर होगी, ये भी मेरी क्या होगी, आर ही होगी। और ये जो पूरी है, ये पूरी इस प्रकार से, ये पूरी क्या है मेरी, पूरी तो मेरा व्यास है ना। अब व्यास है, तो जो व्यास है मेरा किससे मिलके बन रहा है, किससे मिलके बन रहा है, आर और आर से, यानी कि आर प्लस आर, तो व्यास मेरा क्या हो गया, आर आर कितने हो गए, 2r, है ना। क्या होता है, व्यास मेरा जो होता है त्रिज्या का दो गुना होता है। क्या होता है, मेरा व्यास जो होता है, व्यास यानी कि बोल सकते हैं डायमीटर जो होता है, त्रिज्या का दो गुना होता है ना। तो व्यास जो है त्रिज्या का क्या है, दो गुना, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, अब देखो उदाहरण में देखा, साइकिल के पहिए के एक ओर से दूसरे ओर तक की दूरी, है ना, वो कोई साइकिल का पहिया है, तो उसके केंद्र से होकर जो एक छोर से दूसरे छोर की जो दूरी कहलाएगी, वही कहलाएगी व्यास, है ना। तो नोट करके बोले तो व्यास क्या है, व्यास अनंत व्यास संभव है। तो व्यास कितने संभव है, अनंत, है ना। तो देखो आप इधर से भी निकाल लो, केंद्र से, इधर से निकाली मैंने ये जीवा, केंद्र से होकर निकाली, तो ये भी मेरी क्या कहलाएगी, व्यास। अब आप इधर से निकाल लो केंद्र से होके, तो ये भी क्या कहलाएगी, व्यास ही कहलाएगी। अब केंद्र से होकर इधर से निकाल लो, ये भी व्यास कहलाएगी। अब केंद्र से होकर इधर से निकाल लो, ये भी व्यास कहलाएगी। केंद्र से होकर इधर से निकाल लो, ये भी व्यास कहलाएगी। यहाँ से निकाल लो केंद्र से होके, ये भी क्या कहलाएगी, व्यास ही कहलाएगी। तो व्यास जो है अनंत हो सकते हैं, तो व्यास जो है अनंत खींच सकते हो आप, है ना। वो केंद्र से होकर गुजरेगी जो जीवा, वो क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। और आपको ये क्लियर है तो चलिए अगला देखते हैं। तो अगला पॉइंट है मेरा क्या है, छेदक रेखा। क्या अगला पॉइंट मेरा, छेदक रेखा। अब बोलो ये छेदक रेखा क्या है, देखो जैसे मैंने एक व्रत बनाया, क्या बनाया, मैंने एक व्रत बनाया, ये मेरा एक व्रत है। ठीक है, ये क्या है, मेरा एक व्रत है।
तो वृत्त की बात करें तो कोई भी एक रेखा जो वृत्त को जो कोई भी एक रेखा जो वृत्त को, है ना, वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर काटते हुए जाए, किन्हीं दो बिंदुओं पर काटते हुए जाए, तो वो क्या कहलाती है? मेरी छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? ये क्या कहलाएगी? छेदक रेखा। क्या कहलाएगी? छेदक रेखा। डेफिनेशन की बात करें तो एक सीधी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। अब ये रेखा है मेरी, ठीक है, तो ये रेखा किन दो बिंदु पर काट रही है वृत्त को? एक यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है, दो बिंदुओं पर काट रही है। तो और दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली रहती है। तो ये क्या है कि रेखा है, तो ये कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी, फैली है। जबकि जीवा वृत्त के अंदर स्थित होती है, जबकि जीवा जो है वृत्त के अंदर ही स्थित होती है ना, जीवा बाहर नहीं जाती है। तो ये मेरी क्या है? जीवा है। लेकिन ये क्या है? ये क्या है? मेरी छेदक रेखा है ना, समझ रहे हो? अब बात करें जीवा वृत्त के अंदर स्थित एक रेखा खंड है जिसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, है ना। तो छेदक रेखा और जीवा में अंतर की बात करें तो छेदक रेखा होती है जो वृत्त को दोनों सिरों पर काटती तो है, लेकिन ये उससे बाहर भी जाती है। क्या ये उससे बाहर भी चली जाती है? लेकिन जीवा जो है, जीवा ना वृत्त को दो बिंदुओं पर मिलती तो है, इस प्रकार से मिलती तो है, लेकिन जीवा जो है दो बिंदुओं पर मिलती तो है, लेकिन क्या है, ये वृत्त से बाहर नहीं जाएगी। क्या है? ये वृत्त से बाहर नहीं जाएगी। अगर आप इसको वृत्त से बाहर निकाल दोगे तो ये बन जाएगी मेरी छेदक रेखा। क्या बन जाएगी? छेदक रेखा। समझ रहे हो? तो ये छेदक रेखा होती है ना, जो छेदक रेखा होती है मेरी, क्या होती है? एक लाइन जो अनंत तक जाती है। लेकिन जो जीवा होती है, ये क्या होता है? एक रेखा खंड होता है। क्या होता है? एक रेखा खंड होती है जीवा। ठीक है, समझे? सीधा रेखा क्या है? तो वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं पर काटते हुए एक सीधी रेखा गुजर जाए तो वो क्या कहलाई? छेदक रेखा। ठीक है। तो अब बात करते हैं स्पर्श रेखा। किसकी बात करेंगे? स्पर्श रेखा। अब देखो, स्पर्श रेखा की बात करें, जैसे मैंने एक वृत्त बनाया। क्या बनाया? एक वृत्त बनाया ये। तो अगर कोई रेखा, है ना, सपोज करो कोई रेखा अगर इसको, इस वृत्त को छूते हुए निकल जाए, क्या कर जाए? छूते हुए निकल जाए, टच करके इस प्रकार से टच करते हुए चली जाए, है ना। क्या करे? करे टच करे, यानी कि स्पर्श करे। क्या करे? स्पर्श करे, तो यही कहलाएगी मेरी, क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। अब परिभाषा की बात करें तो वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अब देखो, ये स्पर्श कर रही है तो सिर्फ एक ही बिंदु पर तो स्पर्श कर रही है ना। कहाँ पे करे? यहाँ पे एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। वह बिंदु जहाँ रेखा वृत्त को छूती है या स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। सपोज करो यहाँ पे जो है बिंदु ए पर छू रही है ना, बिंदु ए पर स्पर्श कर रही है, तो मेरा जो बिंदु ए है क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु। क्या कहलाएगा? ये स्पर्श बिंदु कहलाएगा, इसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु, है ना। तो और ध्यान रखना है कि अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अनंत स्पर्श रेखाएं कैसे खींचोगे? देखो, तो यहाँ पे अगर कोई, सपोज करो यहाँ पे कोई बिंदु, देखो यहाँ पे कोई बिंदु मान लो, बिंदु बी। अब इस बिंदु से आप स्पर्श रेखा खींच सकते हो, देखो इस प्रकार से। देखना, आप इस बिंदु पे जो है खींच सकते हो, देखो इस बिंदु से स्पर्श रेखा इस तरीके से खींच सकते हो। तो ये भी मेरी क्या है? एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु बी पर जो है वृत्त को स्पर्श करके जा रही है ना। आप चाहो तो ऐसे भी खींच लो। कैसे? देखो, ये मैंने खींची और यहाँ पे भी स्पर्श कर रही है। सपोज करो यहाँ पे बिंदु सी पर स्पर्श कर रही है ना। इस प्रकार से और भी खींच सकते हो। जैसे ये देखो, ये खींची मैंने, ये खींची जो कि वृत्त को स्पर्श कर रही है। सपोज करो यहाँ पे बिंदु डी पर स्पर्श कर रही है ना। तो ऐसे आप जो है अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। कितनी? अनंत। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैंने कोई बिंदु मान लिया ई, अब इसको कोई एक रेखा जो है स्पर्श करते हुए जा रही है, ये आ रही है, तो ये भी तो सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है ना। ये भी जो है सिर्फ एक ही बिंदु ई पर स्पर्श कर रही है, तो ये भी क्या कहलाएगी? मेरी स्पर्श रेखा।
तो स्पर्शरेखा जो है अनंत खींची जा सकती है। ठीक है। अब बात करें तो वृत्त पर एक ही बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। जो है ना, वृत्त पर एक ही बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे वृत्त बनाया, ये क्या बनाया? एक वृत्त बनाया है ना। अब मैंने एक बिंदु बनाया यहाँ पे, सपोज करो मेरा ये बिंदु है, यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बिंदु ए बनाया। क्या बनाया? बिंदु ए। अब मैं इससे एक स्पर्श रेखा निकालूंगा। क्या निकालूंगा? एक स्पर्श रेखा। मैंने एक ये स्पर्श रेखा निकाली, सपोज करो ये मेरी एक स्पर्श रेखा इससे निकल के जा रही है ना। तो बिंदु ए से स्पर्श रेखा मेरी निकल के जा रही है। ठीक है। अब इससे अगर मैं कोई और स्पर्श रेखा निकालूंगा, सपोज करो यहाँ से निकालोगे ना, तो तो वो निकलेगी ही नहीं। एक बिंदु से जो है स्पर्शरेखा सिर्फ एक ही निकलेगी। अगर इससे निकालनी है तो देखोगे आप क्या, तो ये मेरी स्पर्शरेखा इससे निकालोगे तो ये सेम टू सेम इसी पर आ जाएगी। देखो जैसे इससे निकालोगे, इससे, तो ये तो सेम टू सेम इस पे आ जाएगी। देखो नहीं निकलेगी। देखो स्पर्शरेखा इस पे निकालोगे तो ये निकलेगी ही नहीं। ठीक है। अगर स्पर्शरेखा इससे निकालोगे, यहाँ पर देखो ये स्पर्शरेखा है, इससे निकालोगे तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं दो बिंदुओं पर टच कर जाएगी। लेकिन अब जब एक बिंदु पर टच कराओगे तो दोनों जो रेखाएं देखो एक बराबर आ जाएंगी। अब दोनों मिल गई। क्या आपको लग रहा है ये दो है? नहीं ना, एक ही हो गई ना। तो एक ही बिंदु से होकर गुजरेगी, ध्यान रखना। तो स्पर्श रेखा जो होगी एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना। तो एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये लाइन आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। भव्य के लिपि में पूछेगा। ठीक है। तो आगे चलते इसके बाद देखो क्या है। इसके बाद जो है मेरा क्या है, एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। क्या? स्पर्श रेखाओं की संख्या। आप बोलोगे ये क्या है स्पर्श रेखाओं की संख्या? ठीक है। तो देखो मैं आपके सामने तीन वृत्त बनाता हूँ। देखो, एक ये वृत्त बनाया मैंने, एक ये वृत्त बनाया मैंने, दो, एक ये वृत्त बनाया, तीन वृत्त बनाए। ठीक है। अब ये तीन वृत्त बनाए मैंने। ठीक है, ये तीन वृत्त मेरे। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, मैं एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या बिंदु की स्थिति पर निर्भर करती है। इसका मतलब है कि वो डिपेंड करेगा कि स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है। अगर बिंदु वृत्त के परिधि पर स्थित है, अगर बिंदु केंद्र में स्थित है, अगर बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है ना। तो यही दे रखा है देखो। अब पहला दे रखा है पॉइंट्स ने कि वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से, अगर कोई बिंदु यहाँ पे मानो वृत्त के अंदर स्थित है, कहाँ पे स्थित है? अंदर स्थित है ना। तो इससे स्पर्श रेखा खींचोगे, इससे अगर स्पर्श रेखा खींचोगे, क्या ये स्पर्श रेखा कहलाएगी? नहीं, ये तो जीवा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जीवा बन जाएगी। अगर यहाँ और निकालोगे तो ये क्या निकल जाएगी? हमारी छेदक रेखा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? छेदक रेखा बन जाएगी। लेकिन स्पर्श रेखा तो नहीं बन रही। और स्पर्श रेखा होती है जो वृत्त की पर वृत्त को जो है एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है ना। वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। लेकिन ये तो देखो एक पॉइंट ये यहाँ पे स्पर्श कर रही है, और यहाँ पे भी कर रही है, और यहाँ पे भी कर रही है। तो ये दो बिंदुओं पर स्पर्श कर गई, है ना। तो इसका मतलब है जब वृत्त के अंदर बिंदु स्थित होगा तो हमारी जो स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी? एक भी नहीं होंगी। जब अंदर की बात करें, जब अंदर होगा, अंदर बिंदु होगा ना, तब स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? जीरो होगी। ध्यान रखना, ये कितनी होगी? जीरो होगी। ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से। अब वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, तो यहाँ पे सपोज करो वृत्त की यहाँ पे ये मैंने एक बिंदु स्थित कर दिया ए, है ना। तो बिंदु सिर्फ ए है, तो यहाँ से अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा, तो इससे खींची मैंने तो बिंदु ए से तो निकल गई, बिंदु ए से निकल सकती है ना। तो जो परिधि पर जो आ रहा है मेरा, परिधि पर कोई बिंदु स्थित है, यहाँ से मैं खींच रहा हूँ, तो इससे मेरी एक स्पर्श रेखा निकलेगी। कितनी निकलेगी? सिर्फ एक ही निकल पाएगी। अगर दूसरी भी खींचने की कोशिश करोगे ऐसे, तो ये एक की जगह पे दो बिंदुओं, एक से अधिक बिंदुओं पर कट करेगी। कहाँ पे कट करेगी ये? टच कहाँ पे करेगी? एक से अधिक बिंदुओं पर टच करेगी। तो ध्यान रखना, एक बिंदु से सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। और अगर किसी परिधि पर एक बिंदु स्थित है तो उससे सिर्फ एक ही रेखा खींची जाएगी ना। तो ध्यान रखना क्या दे रखा है मुझे यहाँ पे कि एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और किसी भी बिंदु दे रखा है परिधि पर, तो उससे कितनी खींची जाएगी? सिर्फ एक। कितनी खींची जाएगी? सिर्फ एक, है ना।
अब बात कर रहे हैं अगले की। तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से, ये तो वृत्त रहा। अब वृत्त के बाहर सपोज करो यहाँ पे कोई बिंदु स्थित है पी, क्या है, पी बिंदु स्थित है। तो अधिकतम जो है इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अरे ये कैसे, देखो ये तो बाहर स्थित है, ये तो बाहर स्थित है ना। तो लेकिन बाहर स्थित है, लेकिन यहाँ से अगर मैं कोई रेखा लूं यहाँ से, तो देखो ये टच करती जाएगी इसको, वृत्त को। अब इसी प्रकार से इधर से लूं तो इधर से ये टच करती जाएगी इधर को, है ना। बस ये दो ही पॉसिबल हैं। अब इसके अलावा आप कोई और लोगे तो ऐसे लोगे तो ये तो दो बिंदु पर टच करती जाएगी। अब ऐसे लोगे तो ये, ऐसे लोगे तो भी दो बिंदु पर, ऐसे लोगे तो भी, ऐसे लोगे तो भी दो बिंदु पर टच करती जाएगी। तो सेम टू सेम जब ही जाएगी, देखो जब एक ही यहाँ पे जाएगी और एक नीचे जाएगी, है ना। और कोई बिंदु है, तो यहाँ पे सपोज करो ये बिंदु ए पर टच कर रही है, यहाँ पे ये बिंदु बी पर टच कर रही है ना। तो सिर्फ एक स्पर्शरेखा क्या होती है, जो सिर्फ एक ही बिंदु पर टच करेगी, क्या करेगी, एक ही बिंदु पर टच करती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, स्पर्शरेखा। तो यहाँ पे ये सिर्फ ए पर टच कर रही है, यहाँ पे ये सिर्फ बी पर टच कर रही है। तो एक स्पर्श रेखा मेरी ये हो गई, एक स्पर्श रेखा मेरी ये हो गई। तो कितनी स्पर्श रेखा होगी, सिर्फ दो, सिर्फ दो स्पर्श रेखा होंगी। कब, जब बिंदु क्या होगा, बिंदु, बिंदु कहाँ होगा, बाहर होगा। और जब बिंदु क्या होगा, बिंदु, बिंदु वृत्त पर होगा, है ना। तो वृत्त पर होगा तो सिर्फ एक होगी, और बिंदु अंदर होगा तो जीरो होंगे, है ना। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है मेरा, सकेंद्रीय वृत्त। क्या है, सकेंद्रीय वृत्त। अब सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, तो सकेंद्रीय वृत्त की परिभाषा देखें तो ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र बिंदु एक ही हो, लेकिन उनकी त्रिज्याएं अलग अलग हों। अब ये क्या है, देखो जैसे एक मैंने एक आपके सामने एक वृत्त बनाया, क्या बनाया मैंने, एक से वृत्त बनाया। ये क्या है, मेरा एक वृत्त है, क्या है, मेरा एक वृत्त है ना। और मैंने इसके अंदर और भी वृत्त बनाए, क्या बनाए, मैंने इसके अंदर और भी वृत्त बनाए। देखो मैंने ये वृत्त बनाया इसके अंदर, और भी वृत्त बनाता हूँ इसके अंदर, मैंने जो है इसके अंदर और भी वृत्त बनाए, देखो और भी वृत्त बनाया, ये बना दिया। अब ये तीन व्रत बने, ठीक है, व्रत के अंदर व्रत, तो उसी को बोलेंगे सकेंद्रीय व्रत। अब देखो इनके केंद्र की बात करें तो यहाँ पे मान लो सपोज करो केंद्र ओ है मेरा, क्या है, केंद्र ओ है, क्या है, केंद्र ओ है। और यहाँ से देखें तो इस जो व्रत है मेरा, इस वाले की त्रिज्या क्या होगी, आर है। तो जो इससे अगले वाले व्रत की त्रिज्या क्या होगी, इससे बड़ी होगी, इसको मान लो R1। अब इससे अगले वाले व्रत की त्रिज्या ये होगी, है ना, कौन सी होगी, ये वाली होगी ना ये। तो ये होगी R1, ये होगी R, ये होगी R। तो इसको मान लो ये R2 मान लो, है ना। तो ये क्या होगी, ये और बड़ी होगी। तो समझे। तो इनका जो तीनों व्रत है मेरा, ये वाला और ये वाला, इनका केंद्र तो एक ही है, इनका केंद्र तो एक ही है, लेकिन इनकी त्रिज्याएं क्या है, अलग अलग है, इनकी त्रिज्याएं क्या है, अलग अलग है। तो उसी को बोलेंगे सकेंद्रीय व्रत। जिन वृत्तों का केंद्र एक हो लेकिन त्रिज्याएं क्या हो, अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाएगा, सकेंद्रीय व्रत कहलाएंगे। और जैसे कि और आपको उदाहरण दे रखे हैं, उदाहरण में देखा जाए तो एक प्याज की परत है, देखो एक प्याज की परत है, ये प्याज है मेरी, आपको दिखाई दे रही होगी। अब ये प्याज है, यहाँ पे देखो ये मेरा क्या है, केंद्र है, मेरा क्या है, केंद्र है। तो केंद्र है, तो ये क्या है, इसके लिए भी केंद्र है, इसके लिए भी केंद्र है, इसके लिए भी केंद्र है। यानी कि इन सभी वृत्तों का जो प्याज पे आपको बनते दिखाई दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे, इनके लिए एक क्या है, ये सेम है। यानी जो केंद्र क्या है, इन सभी का एक ही है। लेकिन त्रिज्याओं की अगर बात करें हम इनकी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या अलग आएगी, यहाँ से इसके वृत्त की त्रिज्या अलग आएगी, इस वृत्त की त्रिज्या अलग आएगी, है ना, अलग अलग आएगी ना, अलग अलग आएगी। तो जिन वृत्तों का केंद्र एक हो लेकिन त्रिज्याएं क्या हो, अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाएगा, सकेंद्रीय वृत्त। अब देखो दूसरा एग्जांपल, निशानेबाजी के बोर्ड पर बने घेरे। जैसे यहाँ पे जो है निशानेबाजी है, यहाँ पे क्या चलाया जाता है, तीरबाजी की जाती है ना, तीरंदाजी। तो उसमें एक बोर्ड होता है ऐसा, उस पे क्या लगाते हैं, निशाने लगाते हैं। तो ये यहाँ पे जो दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरा तीर लगा है, इसको ये क्या है, मेरा केंद्र है। अब ये सारे जो व्रत बन रहे हैं इस पे देखो, ये व्रत, ये व्रत, ये व्रत और ये व्रत, है ना, ये व्रत बन रहे हैं। तो इन सभी व्रतों का केंद्र तो मेरा यही है, लेकिन इनकी त्रिज्या देखो यहाँ पे अलग आएगी, यहाँ पे अलग आएगी, यहाँ पे त्रिज्या इसकी क्या होगी, अलग होगी, इसकी त्रिज्या और ज्यादा होगी।
है ना, अलग अलग होगी ना इनकी, सभी की त्रिज्या क्या होंगी, अलग अलग होगी, समझ रहे हो। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल देखो, तालाब में पत्थर फेंकने पर बनने वाली लहरें सकेंद्रीय वृत्तों का एक सामान्य उदाहरण है। जैसे आप तालाब में पत्थर फेंकोगे तो ये पत्थर किसका काम करेगा, केंद्र का, किसका काम करेगा, केंद्र। तो ये जो लहरें बन रही हैं क्या बना रही हैं, वृत्त ही तो बना रही हैं, ये लहरें जो बन रही हैं क्या बना रही हैं, वृत्त बना रही हैं। तो इन सभी का केंद्र तो सेम है, लेकिन इनके केंद्र से अगर लहरों की बात करें तो दूरी क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, यानी कि दूरी क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो त्रिज्या क्या है, अलग अलग है, समझ रहे हो। जिनका केंद्र तो एक ही है लेकिन त्रिज्या क्या है, अलग अलग है, तो उसी को बोलेंगे सकेंद्रीय वृत्त। क्या बोलेंगे, सकेंद्रीय वृत्त। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, है ना। तो ये है हमारा किसका, बेसिक वृत्त का। तो वृत्त का बेसिक समझे, जीवा क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होती है, सकेंद्र वृत्त क्या होता है। तो ये सारी चीज हमने देख ली। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, और अपने दोस्तों में क्या है, शेयर कर देना है, ताकि उनको भी फायदा मिले, है ना। तो चलिए मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, अगले पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।